हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो आपका टर्म 2 में आने वाला है। और एट प्रेजेंट जो है हम हमारी DBMS वाली यूनिट कर रहे हैं, जो कि है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 11 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में पढ़ा था। और आज जो है ये हमारा 12th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है 12th चैप्टर का, एग्रीगेट फंक्शंस। 12th चैप्टर की बिगनिंग से ही हमने MySQL प्रैक्टिकल करना जो है स्टार्ट किया था। उसमें हमने बेसिक क्वेरीज से स्टार्ट किया SQL की। उसके बाद जो है हम उसमें वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज और कंडीशनिंग बिटवीन ऑपरेटर, हमने बहुत तरह की चीज़ें पढ़ी। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट टाइम फंक्शंस के बारे में पढ़ा। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन। आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से जो है आपका 13th चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि है DML कमांड से रिलेटेड, यानी कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाते हैं, उसमें डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट डिलीट, वो सब कुछ जो है कैसे होता है, वो हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे साथ साथ कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। साथ ही मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देते रहा कीजिए कि आपको वीडियोज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। Till now you have learned to work with functions that operate on individual rows in a table. For example, if you use round function, then it will round off values from each row of the table. अभी तक हमने जितने भी functions पढ़े हैं वो सब जो हैं टेबल की individual rows पे वर्क करते थे, यानी कि individual values पे जो है ऑपरेट करते थे। अगर हम उनमें कॉलम प्रोवाइड करते थे तो वो उस कॉलम में जितनी भी रोज हैं हर रो की वैल्यू को इंडिविजुअली डील करते थे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ, मल्टीपल वैल्यूज़ पे एक साथ ऑपरेट करना है, मल्टीपल वैल्यूज़ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो काम जो है हम कैसे करेंगे, ग्रुपिंग की हेल्प से करेंगे। और वैल्यूज़ को ग्रुप करने के लिए हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। MySQL also support and provide group functions or aggregate functions, as you can make out that the group function or aggregate functions work upon group of rows rather than on single rows। तो MySQL जो है वो इस फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करते हैं कि आप जो है सिंगल रोज के साथ साथ मल्टीपल रोज पे, ग्रुप्स पे भी जो है फंक्शंस को अप्लाई कर सको। That is why these functions are sometimes also called multiple row function, और इसीलिए कई बार जो है हम इन्हें multiple row functions भी कहते हैं। जैसे हम अभी तक करते आए हैं कि हम जो भी पार्ट थ्योरेटिकली पढ़ते हैं हम उसका प्रैक्टिकल जो है वो साथ साथ करते हैं। तो आज की क्लास में भी जो है हम यही करेंगे। तो उसके लिए हम हमारा ओपन कर लेते हैं MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट। यहाँ पे सबसे पहले हम पासवर्ड एंटर करेंगे। ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना डाटाबेस ओपन करना होगा, जिसमें हमारी टेबल्स जो हैं वो स्टोर्ड हैं। तो हमारे पास मैनेजरी डाटाबेस है, सेमीकोलन एंटर। ये देखिए डाटाबेस चेंज हो गया है। अब इस डाटाबेस में जितनी भी टेबल हैं हम उन सब पे जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन हम जो है वो इन्हीं टेबल्स पे करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टेबल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इसमें। तो ये देखिए इवेंट, पेट और स्टूडेंट, 3 टेबल हमारे पास इस डाटाबेस में अवेलेबल हैं। चैप्टर की बिगनिंग से ही हम इन टेबल्स को यूज़ करते आ रहे हैं। मैंने आपको यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करके दिखाया था। टेबल्स की क्रिएशन मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाई है, क्योंकि टेबल की क्रिएशन जो है वो हमारी नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगी। तो ये टेबल्स जो हैं वो मैंने खुद ही आपके लिए क्रिएट की थी कि ताकि आप इस पर जो है मैं आपको इस पर क्वेरीज रन करके दिखा सकूँ। आपकी बुक में अभी आप आगे देखोगे कि जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो आपको एक और टेबल दी गई है, EMPL टेबल। और EMPL टेबल के ऊपर वो एग्रीगेट फंक्शंस जो हैं वो करके दिखाए गए हैं। बट हम जो है एग्रीगेट फंक्शंस को इन्हीं टेबल्स पे करेंगे, क्योंकि फंक्शंस तो सेम ही हैं, टेबल चाहे कोई भी हो। क्योंकि रियल लाइफ में तो आपकी मल्टीपल टेबल्स होती हैं, यहाँ पर तो हम सिर्फ एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास से टेबल क्रिएशन जब समझेंगे तो मैं आपको वहाँ पे एम्प्लॉय टेबल भी क्रिएट करवाऊंगी। इसीलिए मैंने वो अभी आपके लिए क्रिएट नहीं की है कि उसकी जब हम टेबल क्रिएशन पढ़ेंगे तो हम वो साथ साथ करेंगे। और अभी जो एग्रीगेट फंक्शन है वो हम इन्हीं टेबल्स पे रन करके देखेंगे। एग्रीगेट फंक्शन जो हैं वो 2 ऑप्शंस
आप कह सकते हो सपोर्ट करते हैं डिस्टिंक्ट और ऑल। एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर अगर आप जो है, आपको जो ग्रुप दिया गया है, अगर आप उस ग्रुप की सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को कंसीडर करना चाहते हैं तो आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, और अगर आप उसकी सारी वैल्यूज को कंसीडर करना चाहते हैं तो ऑल कीवर्ड का यूज आप कर सकते हैं। Distinct option cause a group function to consider only distinct values of the argument expression। तो फंक्शन के अंदर आपने जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है, यानी कि जो भी कॉलम नेम दिया है, ये उसकी सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को कंसीडर करेगा। और ऑल के केस में क्या होगा, दिस ऑप्शन कॉज अ ग्रुप फंक्शन टू कंसीडर ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग ऑल डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर आपने ऑल कीवर्ड का यूज किया है तो क्या होगा कि वो जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है, जो आपका ग्रुप फंक्शन है, उसमें आपने जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है, ऑल कीवर्ड की हेल्प से वो उस आर्ग्यूमेंट की सारी वैल्यूज को कंसीडर करेगा, फिर चाहे उसके अंदर रिपीटेड या डुप्लीकेट वैल्यूज ही क्यों ना हो। The uses of these options will become clear with the coverage of examples in this section. All the example that we will be using shall be based upon the following table। तो यहाँ पे इन्होंने आपको ये टेबल दी है, EMPL टेबल, और एग्रीगेट फंक्शंस में ये जो एग्जाम्पल्स आपको देंगे वो एग्जाम्पल आपके इसी टेबल पे जो है बेस्ड होंगे। तो मैं आपको ये वाले एग्जाम्पल भी यहाँ इस टेबल की हेल्प से समझाऊंगी, और जो हमारे पास प्रैक्टिकली जो टेबल है उन पे भी हम उन एग्जाम्पल्स को रन करके देखेंगे। यहाँ इस टेबल में हमारे पास कॉलम्स देखिए, हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नंबर को EMP नंबर से रिप्रेजेंट किया है, एम्प्लॉय नेम ई नेम, जॉब की वो एम्प्लॉय जो है जॉब क्या करता है, उसके मैनेजर का कोड क्या है, क्योंकि हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर है तो जो मैनेजर है उसका भी अपना कोई एम्प्लॉय नंबर होगा, तो उस मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर यहाँ मैनेजर के कॉलम में स्टोर्ड है। वो कब से जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में, ये हायर डेट से रिप्रेजेंट हो रहा है, उनकी सैलरी कितनी है, उनका कमीशन कितना है, और उनका डिपार्टमेंट नंबर जो है वो कौन सा है। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ हमने इस टेबल में स्टोर कर रखी हैं। तो सबसे पहला फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है एवरेज फंक्शन। जब हमें ग्रुप ऑफ वैल्यूज की एवरेज कैलकुलेट करनी है तो उस केस में हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं और इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एवीजी से। दिस फंक्शन कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ गिवन डाटा। ये फंक्शन क्या करता है कि जो हमारा गिवन डाटा है, यानी कि जो आप इसके अंदर डाटा पास करोगे, ये उस डाटा की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दे देगा। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन नेम दैट इज एवीजी। क्योंकि फंक्शन है तो इसमें राउंड ब्रैकेट्स आएंगे तो इसलिए राउंड ब्रैकेट्स होंगे। अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या देते हैं, आर्गुमेंट, यानी कि वो कॉलम जिस पे आपको ये फंक्शन अप्लाई करना है। तो n जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम का नेम, और इसके साथ ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट में जो दिया है डिस्टिंक्ट स्लैश ऑल, ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझाया गया है। कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज लिस्टेड इन द टेबल EMPL। EMPL टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब की आपको क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो सैलरीज जो थी एम्प्लॉयज की वो किस कॉलम में थी हमारे पास, यहाँ इसमें सेल कॉलम में थी। तो यानी कि हमें इस कॉलम की एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम इसमें कमांड क्या देंगे, सेलेक्ट। सेलेक्ट के साथ हम एवरेज कैलकुलेट करनी है तो फंक्शन नेम एवीजी और उसमें ब्रैकेट्स में हमने क्या दिया, सेल, कि सेल कॉलम की एवरेज कैलकुलेट हो जाए। उसके लिए हमने यहाँ कॉलम एलियास क्रिएट किया दैट इज एवरेज, और उसके बाद टेबल नेम फ्रॉम EMPL। तो बेसिकली कमांड आपकी क्या है, सिलेक्ट एवीजी सेल फ्रॉम EMPL, कि EMPL टेबल से सेल कॉलम की एवरेज कैलकुलेट होके आपको आउटपुट में शो हो जाए। तो उसकी एवरेज जो है ये यहाँ आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गई। क्योंकि आपने कॉलम एलियास क्रिएट किया था तो कॉलम की हेडिंग क्या आ गई, एवरेज आ गई। तो इस तरीके से आप एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है काउंट फंक्शन, बट काउंट को शुरू करने से पहले हम एवरेज के और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट टेबल थी, मैं आपको एक बार स्टूडेंट टेबल का डाटा दिखाती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारा स्टूडेंट टेबल का डाटा है। अब मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है कि आपके स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो हैं वो कितने हैं।
तो स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके मार्क्स की एवरेज निकालनी पड़ेगी। अब इस टेबल में मार्क्स हमारे पास किस कॉलम में स्टोर है, एग्रीगेट वाले कॉलम में स्टोर है, यानी कि हमें इस कॉलम की एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट फंक्शन नेम दैट इज एवीजी, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में हम क्या देंगे, जिस कॉलम की हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है, हमें एग्रीगेट की एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो हमने एग्रीगेट पास ऑन किया फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए एवरेज मार्क्स जो है वो क्या है आपके 349.9। अगर आप यहाँ कोई कॉलम एलियास क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इस कॉलम को नेम देना चाहती हूँ एवरेज मार्क्स, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एवीजी, राउंड ब्रैकेट्स में क्या दे देंगे, एग्रीगेट, क्योंकि हमें इसकी जो है एवरेज कैलकुलेट करनी है। इसके लिए कॉलम एलियास क्रिएट कर लेते हैं एवरेज मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद टेबल नेम डेट इज फ्रॉम EMPL, सॉरी हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए आपका सेम वही रिजल्ट है, बस इस बार कॉलम की हेडिंग आपकी क्या आई है, एवरेज मार्क्स आई है। तो इस तरीके से आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट, आप ये देखना चाहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, तो आप एज कॉलम पे भी किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू वाले कॉलम पे आप इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज जो है वो आप नंबर्स की ही काउंट कर सकते हैं, कैरेक्टर्स की काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी जो भी वैल्यू जिसका डाटा टाइप न्यूमेरिक है उसकी आप एवरेज काउंट यहाँ कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उसी कॉलम पे इसे अप्लाई करोगे जिसमें न्यूमेरिक टाइप का डाटा स्टोर्ड है। तो हम यहाँ एज की भी एवरेज जो है वो काउंट कर सकते हैं, सेलेक्ट एवरेज दैट इज एवीजी, और इसमें हम यहाँ कॉलम नेम क्या देंगे, एज, फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखिए स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या आ गई आपके पास, 15.1 ईयर्स। जिन स्टूडेंट्स ने आज फर्स्ट टाइम जो है एसक्यूएल की क्वेरीज देख रहे हैं उनको में भी यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि ये सेलेक्ट में हम कैसे कॉलम नेम दे रहे हैं, कैसे टेबल नेम हम मेंशन कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बेटर यही होगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें। आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको डाटाबेस की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें बिगनिंग में 4 वीडियोस तो फिर भी जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन की हैं जिसमें रिलेशनल डाटा मॉडल समझाया गया है। ऑल्दो टर्म्स आपको वहां से भी सीखने को मिलेंगी, लेकिन मेन जो प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज चैप्टर 12, वो आपका 5th वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। तो आप एक बार उन वीडियोस को वहां से देखना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेरी हम कैसे लिखते हैं वो चीज़ आपको क्लियर हो सके। क्योंकि अगर आपको क्वेरी लिखनी नहीं आएगी तो आपका कुछ भी समझने का कोई फायदा नहीं है। आप एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम में जो आपके मार्क्स मिलेंगे वो आपको क्वेरी के ही मिलेंगे। अगर आपकी क्वेरी गलत होगी, आपको बेसिक ही नहीं पता कि क्वेरी कैसे लिखनी है, तो आप वहां पे स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए चीजें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन डेट इज काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है कि जो भी हमने इसमें आर्गुमेंट पास किया है उसमें कितनी वैल्यूज हैं। अब जैसे हम यहाँ कोई भी कॉलम स्पेसिफाई करेंगे तो उस कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज हैं ये उसे काउंट करके देगा। अगर हम यहाँ डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे तो उस कॉलम में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं ये उन्हें काउंट करके दे देगा। अगर हम यहाँ ऑल का यूज करेंगे तो उस कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं ये उन सब को काउंट करके शो कर देगा। दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन। तो जो भी आपने यहाँ पे कॉलम नेम दिया होगा उसमें कितनी वैल्यूज हैं यानी कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं ये उसे काउंट करके आपको रिटर्न करेगा। काउंट फंक्शन इकलौता ऐसा फंक्शन है जो स्टार को सपोर्ट करता है, क्योंकि और बाकी जितने भी फंक्शन हैं जैसे कि एवरेज है और अभी आप आगे मैक्स मीन फंक्शन पढ़ेंगे तो उन सब में जो है नल वैल्यूज अलाउड नहीं होती, क्योंकि नल वैल्यूज को वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नल वैल्यूज पे ऑपरेशंस ही परफॉर्म नहीं हो सकते। लेकिन काउंट को सिर्फ काउंटिंग करनी है तो वो नल वैल्यूज को भी इजीली काउंट कर सकता है। तो इसीलिए काउंट जो है वो इकलौता ऐसा फंक्शन है जो स्टार को सपोर्ट करता है। बाकी कोई भी जो फंक्शन है वो स्टार को सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे भी वही आप डिस्टिंक्ट या ऑल मेंशन कर सकते हो और यहाँ पे आपको आर्गुमेंट देना होता है जो कि आपका कॉलम नेम होगा।
रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज इन द क्वेरी। काउंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, आपकी क्वेरी में जितनी रोज हैं उन्हें रिटर्न करता है। इफ यू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट expr, दिस फंक्शन रिटर्न रोज वेयर expr इज नॉट नल। अगर आप एक्सप्रेशन यहाँ पे कोई भी दोगे, कोई भी कॉलम नेम दोगे, तो ये क्या करेगा, उन वैल्यूज को रिटर्न करेगा जिनकी वैल्यूज जो है नल नहीं है। यू कैन काउंट ईदर ऑल रोज और ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द expr। आप, ये आपकी विश है कि आप डिस्टिंक्ट वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं उस एक्सप्रेशन की, या फिर सभी वैल्यूज को। इफ यू स्पेसिफाई द एस्ट्रिक, दिस फंक्शन रिटर्न ऑल रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स एंड नल वैल्यूज। अब डुप्लीकेट वैल्यूज तो आपकी ऑल में भी काउंट हो रही थी, लेकिन नल नहीं काउंट हो रहा था। डिस्टिंक्ट हो चाहे ऑल हो, उसमें नल जो है वो काउंट नहीं हो रहा था आपका। लेकिन अगर आप एस्ट्रिक स्पेसिफाई करेंगे, स्टार स्पेसिफाई करेंगे, तो वो आपको सभी रोज काउंट करके रिटर्न करेगा, फिर चाहे आपके उनमें नल वैल्यूज ही क्यों ना हो। ये देखिए, ये काउंट का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल शो किया गया है। काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन टेबल EMPL। टेबल जो EMPL है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं आपको ये काउंट करना है। तो पूरी टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं ये काउंट करना है। तो कोई स्पेसिफिक कॉलम तो मेंशन करने की जरूरत है ही नहीं। आप सिंपली क्या कर दोगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMPL। तो काउंट स्टार यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है EMPL से, तो ये आपको उस टेबल में जितनी नंबर ऑफ रोज हैं वो रिप्रेजेंट कर देगा, डेट इज 14। आप ये चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस टेबल में जो है आपके पास टोटल 14 रोज हैं। आप इसे एक बार काउंट कर लीजिए जिससे आपको ये वेरीफाई हो सके। नेक्स्ट जो है, काउंट नंबर ऑफ जॉब इन द टेबल EMPL। अब जो टेबल EMPL है उसमें जो जॉब्स का कॉलम है उसमें कितनी वैल्यूज हैं, अगर ये काउंट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम EMPL। एलियास क्रिएट करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो क्वेरी पूछी है उसके लिए, सॉरी जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए जो आपको क्वेरी लिखनी है वो आपके लिए सफिशिएंट कितनी है, सेलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम EMPL की जॉब वाले कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं वो काउंट करे। तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 14। बट क्या ये आउटपुट आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ जॉब्स काउंट करनी है। तो नंबर ऑफ जॉब्स अगर आपको काउंट करनी है तो आपको रिपीटेड जॉब्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप ये कॉलम देखिए, क्योंकि ये जो टेबल है ये एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल स्टोर हैं। तो अब जो एम्प्लॉय है वो किस जॉब पे वर्क करता है ये स्टोर्ड है। तो जॉब वाले कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो रिपीटेड वैल्यूज हैं, बट आपको सिर्फ नंबर ऑफ जॉब्स काउंट करना है। तो यहाँ पे अगर सारी वैल्यूज काउंट करोगे तो 14 है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ये 14 जॉब्स हैं। यहाँ पे अलग अलग जॉब्स कितनी है, एक क्लर्क की जॉब है, एक सेल्समैन की जॉब है, एक मैनेजर की जॉब है। हम इसे हाईलाइट करते जाते हैं। क्लर्क है, सेल्समैन है, उसके बाद ये रिपीटेड है, एक मैनेजर की जॉब है, सेल्समैन से ऑलरेडी आ गया है, मैनेजर आ गया, एक प्रेसिडेंट की जॉब है यहाँ पे, सेल्समैन, मैनेजर, क्लर्क, और एक क्या है, एनालिस्ट की जॉब है। उसके बाद क्लर्क, एनालिस्ट, यानी कि टोटल जो जॉब है वो तो 5 ही हैं। बाकी तो एक जॉब में कई सारे एम्प्लॉयज हैं, इसलिए वो रिपीटेड वैल्यूज यहाँ स्टोर हैं। तो अगर आपको ये बोला गया है कि आपको काउंट करना है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ जॉब्स हैं, तो उस केस में अगर आप सिर्फ सेलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम EMPL कर दोगे तो वो तो आपको गलत वैल्यू दे रहा है। वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है कि जॉब कॉलम में जितनी एंट्रीज है, लेकिन एक्चुअल जॉब्स कितनी है वो अगर आपको काउंट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने अलग से क्वेरी आपको दी है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट जॉब्स आर लिस्टेड इन टेबल EMPL की। टेबल EMPL में अगर आप ये काउंट करना चाहते हैं कि डिस्टिंक्ट जॉब्स कितनी है, तो उसके लिए आपको फंक्शन क्या देना पड़ेगा, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMPL। उसके लिए आप कॉलम एलियास क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कॉलम एलियास भी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट जॉब का अगर आप आउटपुट देखेंगे तो वो क्या है, 5 है, क्योंकि आपकी टेबल में डिस्टिंक्ट जॉब्स कितनी थी, 5 थी। तो चलिए अब काउंट फंक्शन जो है उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं ये टेबल दोबारा से एक बार शो कर देती हूँ। ये है हमारी टेबल, ठीक है। मान लीजिए मुझे काउंट करना है कि मेरी टेबल में टोटल कितनी रोज हैं, तो उसके लिए क्योंकि मुझे टेबल में नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है, किसी पर्टिकुलर कॉलम में नहीं, तो मैं स्टार मेंशन कर दूंगी सिंपली। तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम
फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन एंटर। तो मेरे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट जो टेबल है उसमें कितनी सिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो उसके अगर आपको सिटीज़ काउंट करनी है तो सिटी काउंट करने के लिए आप कमांड क्या लिखेंगे? सेलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन एंटर। तो सिटी में भी क्योंकि कोई भी नल वैल्यू तो थी नहीं तो इसने सारी सिटीज काउंट कर ली, डेट इज 10 इसने आपको रिटर्न कर दिया। बट अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो सिर्फ डिस्टिंक्ट सिटीज देखनी है, मुझे चेक करना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितनी डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपको डिस्टिंक्ट सिटीज जो हैं वो काउंट करनी है। तो हमारी टेबल में डिस्टिंक्ट सिटीज कौन कौन सी हैं? दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है, यूपी है एंड बिहार है। बाकी सारी जो है वो 2-3 जो है, दिल्ली रिपीट हो रहा है, कोलकाता रिपीट हो रहा है, पुणे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यानी कि इंडिविजुअल जो है वो 7 है। तो हम अगर हमें डिस्टिंक्ट सिटीज देखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखिए डिस्टिंक्ट सिटीज हमारी कितनी है? 7 है। अगर आपको इसके लिए कॉलम एलियास क्रिएट करना है तो आप वो कर सकते हैं। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी एज, कोट्स में हम यहाँ नेम दे देते हैं, डिस्टिंक्ट सिटीज ही हम इसके लिए कॉलम नेम क्रिएट कर लेते हैं। कोट्स क्लोज, उसके बाद टेबल नेम डेट इज फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए सेम वही 7 आया आपका रिजल्ट, बट इस बार कॉलम की हेडिंग जो है वो चेंज हो गई। वो क्या आई है? आपकी डिस्टिंक्ट सिटीज। तो आई होप काउंट फंक्शन जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको काउंट फंक्शन में, एवरेज फंक्शन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको जहां भी डाउट आता है आप अगर नहीं पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं आपको उसे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, डेट इज़ मैक्स फंक्शन। नेम से क्लियर है कि मैक्स फंक्शन क्या काम करता है? वो आपके कॉलम की या आपके एक्सप्रेशन की जो आपने पास ऑन किया है एज अ आर्ग्यूमेंट, वो क्या करेगा? उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न करेगा। तो जब भी हमें किसी कॉलम की, किसी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो चेक करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। दिस फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सिंटैक्स वही सेम है, फंक्शन का नाम डेट इज मैक्स, इसके बाद यहाँ पे आप एक्सप्रेशन या कॉलम नेम जो भी है वो आप मेंशन करोगे। साथ में डिस्टिंक्ट और ऑल जो है वो ऑप्शन है, अगर आप ये प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज में से मैक्सिमम काउंट करना है या फिर ऑल वैल्यूज में से। ऑल्दो यहाँ पे डिस्टिंक्ट और ऑल का इतना कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैक्स फंक्शन जो है वो आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो सिंगल वैल्यू ऐसा नहीं है कि किसी काउंटिंग से या किसी एवरेज को कैलकुलेट करके आ रही है। जहां पे आपको सारी वैल्यूज से डील करना था, यानी कि एवरेज जब थी तो सभी वैल्यूज की काउंट करनी थी, तो वहां पे आपके डिस्टिंक्ट और ऑल से नंबर ऑफ वैल्यूज में फर्क पड़ता, सिमिलरली काउंट में। लेकिन जो मैक्स ऑपरेशन है वहां पे आपको ये क्या करेगा? ये उस कॉलम के मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको रिटर्न करेगा। तो उसमें रिपीटेड वैल्यूज हैं या डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, उससे मैक्सिमम वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू को कंसीडर किया तो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेगी, और अगर आपने रिपीटेड को भी चेक किया है तो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है सेम रहेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिन फंक्शन जो आप पढ़ेंगे, इनमें आपका डिस्टिंक्ट और ऑल का इतना ज़्यादा जो है कोई रोल नहीं होता है, बट अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है, डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम टेबल EMPL। जो आपने यहाँ टेबल देखी थी EMPL, आपको उस टेबल से मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले करवानी है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी मैक्सिमम सैलरी कितनी है। तो आपको यानी कि सिर्फ सैलरी वाले कॉलम के आप मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम सैलरी कितनी है किसी एम्प्लॉय की। तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे? सेलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम EMPL। इसके लिए अगर आप कॉलम एलियास क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पे ये कॉलम एलियास जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको मैक्सिमम सैलरी जो है वहाँ पे
ये आपको रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से आपका मिन फंक्शन होता है। प्रैक्टिकल में दोनों का आपको भी एक साथ करके दिखाती हूँ। मिन फंक्शन क्या काम करता है? दिस फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन। मैक्स से एग्जैक्ट ऑपोजिट कि ये आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका भी सिंटैक्स जो है बाकी सब की तरह ही होता है। फंक्शन नेम डेट इज मिन, उसमें आप आर्ग्यूमेंट में आप एक्सप्रेशन या कॉलम नेम प्रोवाइड करोगे, और डिस्टिंक्ट और ऑल जो है वो ऑप्शनल है कि अगर आपको प्रोवाइड करना हो तो आप कर सकते हैं। बट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैक्स और मिन में डिस्टिंक्ट और ऑल का इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, डिस्प्ले द ज्वाइनिंग डेट ऑफ सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय। आपको सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय की जो है वो ज्वाइनिंग डेट रिप्रेजेंट करनी है। अब सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट जो है वो कैसे पता चलेगी कि जो आपने हायर डेट स्टोर कर रखी थी उसमें से सबसे ओल्डेस्ट जो हायर डेट है वो जिस भी एम्प्लॉय की होगी वो आपका सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है, तो और वो उसकी ज्वाइनिंग डेट है। अब जो सबसे ओल्डेस्ट हायर डेट है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे चेक करेंगे सबसे ओल्डेस्ट? यानी कि जितनी छोटी डेट होगी, क्योंकि डेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो इंक्रीज ही होती जाएगी, तो इसलिए जिसकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो मिनिमम होगी, जिसकी हायर डेट मिनिमम होगी वो आपका सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय होगा। तो इसलिए अगर हम हायर डेट वाले कॉलम की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी सीनियर मोस्ट ज्वाइनिंग डेट जो है वो क्या है। तो इसलिए हमने क्वेरी यहाँ पे क्या लिखी, सेलेक्ट मिन हायर डेट फ्रॉम EMPL। तो एम्प्लॉय टेबल से जो हायर डेट वाला कॉलम है उसकी मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ डिस्प्ले करवा दी, जो कि हमारी सीनियर मोस्ट ज्वाइनिंग डेट है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है सम फंक्शन है, बट पहले हम मैक्स और मिन के जो है एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो डिस्प्ले करवाने हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मैक्सिमम कितने मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं। तो उसके लिए मुझे क्वेरी क्या लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट मैक्स, और हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या देंगे, एग्रीगेट। सेलेक्ट मैक्स एग्रीगेट, और हम कॉलम एलियास क्रिएट कर लेते हैं एज मैक्सिमम मार्क्स। ये हम कोट्स में लिखेंगे क्योंकि कैरेक्टर को हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, वो आपको एरर शो करेगा। इसके बाद टेबल नेम डेट इज फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन एंड एंटर। तो ये मैक्सिमम मार्क्स जो थे हमारी टेबल में वो क्या है, 480 हैं। अगर हमें मिनिमम मार्क्स चेक करने होते तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मिन फंक्शन का यूज करेंगे। सेलेक्ट मिन, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, वही अगेन एग्रीगेट। कॉलम एलियास क्रिएट कर लेते हैं एज मिनिमम मार्क्स। फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर। मिनिमम मार्क्स क्या है हमारी टेबल में, 150। तो इस तरीके से मैक्स और मिन से जो है वो वैल्यूज डिस्प्ले हो जाती हैं। अगर आप इसे डेट वाले उस पर चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास जो पेट्स हैं उसमें हमारे पास डेट का कॉलम था। तो एक बार मैं आपको पेट टेबल की डिटेल्स जो है वो शो कर देती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, ये आपकी पेट टेबल है। यहाँ देखिए ये बर्थ डेट है। अब ये सबकी बर्थ डेट है। अगर मान लीजिए मैं ये पूछूं आपसे कि आपको जो सबसे ओल्डेस्ट पेट है उसे डिस्प्ले करना है, उसका नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप शो कीजिए। ओल्डेस्ट पेट की और यंगेस्ट पेट की, दोनों की आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिस्प्ले करनी है। तो वो आप कैसे करेंगे, पहले इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगी कि आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेरी लिखिए और फिर प्ले करके जो है चेक कीजिए। आपको ओल्डेस्ट पेट और यंगेस्ट पेट दोनों का नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आउटपुट में शो करनी है। तो क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट, मुझे नेम चाहिए, मैंने नेम ले लिया, और क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, तो यानी कि डेट ऑफ बर्थ। बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे
कि हमारा जो यंगेस्ट और जो ओल्डेस्ट है हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्स बर्थ, अब जिसके डेट ऑफ बर्थ मैक्सिमम होगी वो क्या होगा, आपका यंगेस्ट। तो इसके लिए हम कॉलम एलियास क्रिएट कर लेते हैं, यंगेस्ट। यंगेस्ट पेट, ठीक है। और जो आपकी आपका ओल्डेस्ट होगा उसके हम कैसे करेंगे, यानी कि जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ होगी वो, कोमा मिन बर्थ एज, ये हमारा क्या होगा, ओल्डेस्ट, यानी क्योंकि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ मिनिमम है तो वो क्या है, हमारा ओल्डेस्ट पेट है। इसके बाद फ्रॉम टेबल नेम दैट इज पेट, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए यंगेस्ट पेट जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 30 मार्च 1999, और जो ओल्डेस्ट पेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 31 अगस्त 1979। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो है डेट से मिनिमम और मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेट के अकॉर्डिंग जो अगर मिनिमम डेट है यानी कि वो बहुत ही आपका सीनियर मोस्ट है, और अगर मैक्सिमम डेट है तो वो आपका जूनियर मोस्ट या फिर यंगेस्ट है। तो आई होप ये चीज़ आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम हमारा नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, डेट इज सम फंक्शन। सम फंक्शन जो है वो क्या करता है, सम फंक्शन आपने जो भी उसके अंदर कॉलम नेम या एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है उस कॉलम की सभी वैल्यूज का सम आपको डिस्प्ले कर देगा। अब अगेन क्योंकि ये सभी वैल्यूज को काउंट करता है, सभी वैल्यूज पे ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे आपका डिस्टिंक्ट और ऑल का जो है वो रोल प्ले होता है कि अगर आपने सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज कंसीडर किए हैं तो वो सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को सम करेगा, और अगर आपने ऑल वैल्यूज कंसीडर की है तो वो ऑल वैल्यूज का सम आपको प्रिंट करेगा। तो एवरेज, काउंट और सम में डिस्टिंक्ट और ऑल का रोल होता है। मैक्स और मिन फंक्शन जो है उनमें आपका डिस्टिंक्ट और ऑल का कोई रोल नहीं होता है। दिस फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज इन गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन, जो भी कॉलम और एक्सप्रेशन आपने दिया है ये उसके सभी वैल्यूज का सम जो है वो आपको रिटर्न करेगा। सिंटैक्स अगेन वही होता है, फंक्शन नेम, उसके अंदर आप कॉलम नेम स्पेसिफाई करोगे या एक्सप्रेशन, और साथ में डिस्टिंक्ट या ऑल अगर आपको मेंशन करना है तो ये ऑप्शनल होता है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज लिस्टेड इन टेबल EMPL। जो टेबल EMPL है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी की सैलरी का सम आपको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए जो है आप क्वेरी कैसे लिखोगे, सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम EMPL की सैलरी वाले कॉलम का आप सम कर दोगे तो आपको सभी एम्प्लॉयज की सैलरी का सम जो है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे ये आप आउटपुट जो है वो चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे ये आपको कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो दिए गए हैं। पहले मैं आपको सम का एक एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ, फिर हम बुक के एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक बार चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए जो हमारे पास स्टूडेंट थे, मुझे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्वेरी क्या लिखेंगे, पहले मैं आपको टेबल की डिटेल जो है वो दोबारा आपके सामने रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स हैं, मुझे इनके मार्क्स का सम चाहिए कि मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सबके मार्क्स का सम मुझे कैलकुलेट करना है। तो यानी कि मुझे एग्रीगेट वाले कॉलम का सम जो है वो करना है। तो क्वेरी हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सम, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या देंगे, मार्क्स, सेलेक्ट सम मार्क्स। इसके लिए अगर आप कोई एलियास क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो, सम ऑफ मार्क्स मान लीजिए, मैं इस कॉलम की हेडिंग रख लेती हूँ। उसके बाद टेबल नेम डेट इज फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन एंटर, अननोन कॉलम मार्क्स। ये देखिए हमने यहाँ क्या मिस्टेक की, सेलेक्ट सम में हमने क्या मेंशन कर दिया, मार्क्स, जबकि हमारे मार्क्स वाले कॉलम की हेडिंग क्या थी, एग्रीगेट, तो इसलिए हमें एरर मिल गया, अननोन कॉलम मार्क्स इन द फील्ड लिस्ट। दोबारा से करते हैं, सेलेक्ट सम, हमारा कॉलम नेम क्या है, एग्रीगेट,
इसके लिए कॉलम एलियास क्रिएट कर लेते हैं, सम ऑफ मार्क्स, टेबल नेम दैट इज फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन एंटर। तो ये देखिए सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, दैट इज 3499। तो आई होप ये सारे फंक्शंस जो हैं आप सबको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आपकी बुक में यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हम एक बार वो एग्जाम्पल्स जो हैं देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द टोटल ग्रोस फॉर एम्प्लॉयज ऑफ ग्रेड E2 द कमांड इज, मान लीजिए जो एम्प्लॉयज आपके ग्रेड E2 से बिलोंग करते हैं, अगर आपको उनकी ग्रॉस सैलरी का टोटल करना है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल। टोटल कैलकुलेट करने के आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, सम फंक्शन का, क्योंकि टोटल का मतलब तो सम कर ही होता है। तो आपको सम करना है किसका, ग्रोस का सम करना है। लेकिन किन एम्प्लॉयज की ग्रोस सैलरी का सम करना है, सिर्फ और सिर्फ उन एम्प्लॉयज की जो ग्रेड E2 से बिलोंग करते हैं। टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट के साथ सम ऑफ ग्रोस सैलरी, सम ऑफ ग्रोस सैलरी फ्रॉम EMPL। बट हमारे पास कंडीशन क्या है, हमें किस किस वैल्यू का सम करना है, वेयर ग्रेड इज इक्वल टू E2, यानी कि जिस जिस एम्प्लॉय का ग्रेड E2 है, पहले हमने उस एम्प्लॉय की रो को पिक कर लिया, उसके बाद उन एम्प्लॉयज की ग्रॉस का सम जो है वो परफॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेरी देखिए, टू डिस्प्ले द एवरेज ग्रोस ऑफ एम्प्लॉय विद ग्रेड E1 और E2। अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज ग्रोस, यानी कि AVG फंक्शन का आपको यूज करना है। अगेन आपको एम्प्लॉय टेबल पर ही वर्क करना है। तो सेलेक्ट AVG ग्रोस फ्रॉम EMPL। बट इस बार कंडीशन क्या है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो या तो ग्रेड E1 से होने चाहिए या ग्रेड E2 से होने चाहिए। सिर्फ आपको उन्हीं एम्प्लॉयज की सैलरी का एवरेज चाहिए, बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का एवरेज आपको नहीं चाहिए। तो आपको कंडीशन क्या देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दोनों ही कंसिडर करने हैं, ग्रेड चाहे आपका E1 हो या E2 हो, दोनों के एम्प्लॉयज आपको चाहिए। तो दोनों का जब आपको चाहिए होता है तो उस केस में हम और यूज करते हैं। तो सेलेक्ट एवरेज ग्रोस फ्रॉम EMPL वेयर ग्रेड इज इक्वल टू E1 और ग्रेड इज इक्वल टू E2। तो आई होप ये क्वेरीज आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये कंडीशनिंग जो है वो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी कि कंडीशंस हम कैसे लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम कैसे करते हैं। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो आप चैनल पे जाके डाटाबेस की जो प्लेलिस्ट है वहां से वीडियोज देख सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिटेल में कवर की हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एम्प्लॉय टेबल। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको किसी कॉलम पे कोई काउंटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फली एम्प्लॉय टेबल की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, यानी कि स्टार का यूज करके आप काउंट कर सकते हो। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल में जितनी नंबर ऑफ रोज हैं ये आपको रिटर्न कर देगा, उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके उस टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज to count the number of cities the different members belongs to, you use the following command। different cities जिनसे हमारे जो members हैं वो belong करते हैं, अगर आपको वो काउंट करनी है तो आप उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, क्योंकि आपको काउंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, काउंट फंक्शन। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि किन डिफरेंट सिटीज से जो है हमारे मेंबर्स बिलोंग करते हैं। तो यानी कि आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट सिटीज काउंट करनी है, रिपीटेड की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्वेरी क्या देंगे, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम मेंबर्स। तो आई होप ये सब जो है वो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, हेयर द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इंश्योर दैट मल्टीपल एंट्रीज ऑफ द सेम सिटी आर इग्नोर्ड। यहाँ पे डिस्टिंक्ट जो है वो इसीलिए यूज हुआ है। डिस्टिंक्ट का मतलब आपको पता ही है कि सिर्फ जो यूनिक वैल्यूज हैं वो ही कंसीडर करनी है, यानी कि जो मल्टीपल एंट्रीज हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, वो आपकी इग्नोर हो जाएंगी। द स्टार इज द ओनली आर्ग्यूमेंट दैट इंक्लूड नल्स व्हेन इट इज यूज्ड ओनली विद द काउंट। स्टार जो है उसे आप सिर्फ और सिर्फ काउंट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, और ये इकलौता ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो नल्स को इंक्लूड करता है। फंक्शन अदर देन काउंट डिसरिगार्ड नल्स इन एनी केस। काउंट के अलावा और कोई भी फंक्शन जो है वो नल को एंटरटेन नहीं करता, वो सब जो है नल को डिसरिगार्ड करते हैं। इफ यू वांट टू काउंट द एंट्रीज इंक्लूडिंग रिपीट्स
द कीवर्ड ऑल इज यूज्ड। अगर आपको रिपीटेड एंट्रीज जो हैं उन्हें भी काउंट करना है तो आप ऑल कीवर्ड का यूज करके उन्हें काउंट कर सकते हैं। द फॉलोइंग कमांड विल काउंट द नंबर ऑफ नॉन नल सिटी फील्ड्स इन द मेंबर टेबल। तो आपको नॉन नल सिटी फील्ड्स काउंट करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट काउंट ऑल सिटी फ्रॉम मेंबर्स। ये जब मैंने आपको काउंट फंक्शन बताया तब मैंने आपको बताया था डिटेल में, वहां पे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, स्टार, डिस्टिंक्ट और ऑल। अगर आपने स्टार का यूज किया है तो वो नल वैल्यूज को भी काउंट करेगा और रिपीटेड वैल्यूज को भी काउंट करेगा। अगर आपने ऑल का यूज किया है तो वो रिपीटेड वैल्यूज को तो काउंट करेगा लेकिन नल को काउंट नहीं करेगा। और अगर आपने डिस्टिंक्ट का यूज किया है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही आपका काउंट करेगा। इन जनरल ग्रुप फंक्शंस रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फॉर अ सेट ऑफ रोज। जो ग्रुप फंक्शन है वो मल्टीपल रोज पे वर्क करते हैं और एक सिंगल वैल्यू जो है रिटर्न करते हैं। कैन बी अप्लाइड टू एनी न्यूमेरिक वैल्यू एंड सम टेक्स्ट टाइप एंड डेट टाइप वैल्यूज। और जितनी भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उन सब पे ऑपरेट कर सकते हैं और कुछ सेलेक्टेड डेट और टेक्स्ट टाइप्स वैल्यूज पे भी जो है ये फंक्शंस ऑपरेट करते हैं। तो इसी के साथ जो है वो आपका चैप्टर फिनिश होता है। ये आपको लेटेस्ट रिवाइज में जो है की पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, आप इससे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया हो। इसमें हमने बहुत सारी क्वेरीज की हैं, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट किए हैं। अगर ये चैप्टर आपको समझ नहीं आया है तो आप आगे जो फर्दर आपके एडवांस्ड फंक्शंस होंगे आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर को डिटेल में कीजिए। ये आपका बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसके बिना आप एसक्यूएल की क्वेरीज जो है वो नहीं लिख सकते। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करने के बहुत काम आएगा कि आपको वीडियोस जो हैं वो समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।